सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ प्रियांशु रावत एंड आई एम बैक अगेन इन ISC अकेडमी विद अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है चैप्टर 1 ऑफ अकाउंट्स फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 2, जिसमें आज हम केवल 3 चीजें कवर करेंगे। दैट इज योर IOC, योर IOD एंड योर रिजर्व। इसके अलावा हम लोग आज कुछ और कवर नहीं करने वाले हैं। IOC is your interest on capital, IOD is your interest on drawings और reserves मैं आपको समझा दूंगा बाद में। तो पहले हम पढ़ते हैं कि IOD क्या होता है। IOD is your interest on drawings, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। IOD is your interest on drawings। तो एक्चुअल में इसका क्या मतलब है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों चार्ज करते हैं किसी पार्टनर से। तो आप लोगों ने जब भी आप 11th में रहे होंगे तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी जिसको कहते हैं कि ड्राइंग्स क्यों ली जाती है, द रीजन फॉर टेकिंग ड्राइंग्स क्या होता है। तो जो ड्राइंग्स ली जाती है वो केवल इसलिए ली जाती है क्योंकि जो बिजनेस ओनर है वो थोड़ा अपना जो पर्सनल एक्सपेंस है उसके लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है। और सेम चीज पार्टनरशिप में भी कंटिन्यू होती रहती है। पार्टनरशिप में भी अगर किसी पार्टनर को पर्सनल कैश चाहिए, पर्सनल यूज के लिए कोई कैश चाहिए, या मान लीजिए कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म फर्नीचर का काम करती है और कोई पार्टनर को एक सोफा चाहिए अपने घर के लिए, तो वो भी एक उसकी पर्सनल ड्राइंग्स ही होती है एक तरीके की। तो ड्राइंग्स लेने का रीजन समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक्चुअल मतलब ये बनता है कि जब भी एक पार्टनर ड्राइंग्स लेता है तो वो आपके फर्म से कैश या कैश इक्विवेलेंट को कम करता है। एंड माइंड इट कि जब भी आपका पेपर होगा ISC का, जब भी आपका ISC का बोर्ड का पेपर होगा तो पार्टनर स्टॉक बहुत कम ले जाएगा फॉर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चन। ISC में आपका जो पार्टनर होता है वो हमेशा ही कैश विड्रॉ करता है। हमेशा आपका जो पार्टनर है वो कैश विड्रॉ करता है, कभी भी स्टॉक या कोई और मटेरियल नहीं ले जाता है आपकी फॉर्म से, वो हमेशा स्टॉक के फॉर्म में ले जाते हैं। तो हमें इतना क्लियर हो गया है। अब हम आगे समझते हैं कि इसके आगे और क्या क्या चीजें होती है। अब देखो ड्राइंग्स जो है ना वो प्राइमरीली दो तरीके की होती हैं। हमारी ड्राइंग्स एक होती है आउट ऑफ कैपिटल और एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर हम इन दोनों को समझने जाएंगे तो सिंपली आप ये समझ लीजिए, जो आउट ऑफ कैपिटल होती है वो पार्टनर अपनी कैपिटल से विड्रॉ कर रहा है, और जो आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रही है वो पार्टनर इसलिए विड्रॉ कर रहा है। जो आउट ऑफ प्रॉफिट्स है वो पार्टनर इसलिए विड्रॉ कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि इस साल इतना प्रॉफिट होगा और इतना मेरे को जरूरत है अपना घर चलाने के लिए। तो जब भी किसी पार्टनर को अपना घर चलाने के लिए जरूरत होगी वो आउट ऑफ प्रॉफिट विड्रॉ कर लेगा। आउट ऑफ कैपिटल जो होता है, हालांकि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता है, इसमें किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होता है एट ऑल कॉस्ट। जब भी आपके क्वेश्चन में लिखा हो द पार्टनर विड्रू फ्रॉम हिज कैपिटल, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो हमारा रीजन है वो ये सिंपल होता है कि अगर एक फर्म है, अगर उसमें सबने पैसा लगा रखा है तो पार्टनर तो अपना ही पैसा वापस ले रहा है ना, केवल उसमें क्या इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो पार्टनर कभी वापस लेके नहीं आएगा, इसलिए उसमें कभी भी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। सो आई होप आप सभी को आउट ऑफ कैपिटल क्लियर हो गया होगा। इसमें हमारा कोई वो नहीं होगा, इसमें केवल हम कैपिटल को कम कर देंगे। तो अब हम समझते हैं कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स में क्या होता है। आउट ऑफ प्रॉफिट्स जो होते हैं, एक मिनट, पहले हमें समझना होगा कि आउट ऑफ कैपिटल में क्या एंट्रीज होती है। आउट ऑफ कैपिटल में आप सिंपली देखिए हो क्या रहा है, आपकी जो पार्टनर की कैपिटल है वो कम हो रही है। तो कैपिटल का रूल क्या होता है डेबिट और क्रेडिट में, डेबिट द डिक्रीज और क्रेडिट द इंक्रीज। तो आप करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और इसके साथ साथ
जब भी कोई पार्टनर अपनी कैपिटल विड्रॉ करेगा तो वो विड्रॉ किस फॉर्म में करेगा? वो विड्रॉ करेगा कैश की फॉर्म में। ये तो बेसिक है कि जब भी कोई पार्टनर विड्रॉ करेगा वो कैश की फॉर्म में विड्रॉ कर लेगा अपनी कैपिटल। तो कैश का रूल क्या होता है? कैश इज एन एसेट और एसेट के लिए डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज हमारा रूल बनाया गया है। तो टू कैश अकाउंट, तो हमें ये वाली एंट्री समझ में आ गई कि जब भी कोई पार्टनर आउट ऑफ कैपिटल अपनी कैपिटल को विड्रॉ करेगा तो हम इस एंट्री को कर देंगे। दैट इज वेरी सिंपल। अब हम समझते हैं कि आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है। तो देखिए, आउट ऑफ प्रॉफिट्स में हमारी दो चीजें हो सकती है। या तो पार्टनर इरेगुलर अमाउंट ले जाए, इरेगुलर अमाउंट का क्या मतलब होता है मैं आपको अभी समझाऊंगा। या फिर पार्टनर इरेगुलर टाइम में ड्रॉइंग्स करे, या फिर पार्टनर फिक्स अमाउंट एंड फिक्स टाइम पे करे। देखिए, हम इसको ऐसे समझते हैं कि इरेगुलर अमाउंट का क्या मतलब है। एक महीने पार्टनर 2,000 रुपए ले गया, अगले महीने 20,000 रुपए ले गए, फिर उसके अगले महीने 5,000 रुपए ले गया, उसके अगले महीने 6,000 रुपए ले गया। तो ये हमारी इरेगुलर अमाउंट है। इसमें हम एक कंसिस्टेंट फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं निकाल सकते, या इरेगुलर टाइम में ले गए। जैसे कि पार्टनर जनवरी में ड्रॉइंग्स ले गया, फाइनेंशियल ईयर के टर्म्स में पार्टनर अप्रैल में ड्रॉइंग ले गया, मार्च में नहीं ले गया, अप्रैल में ले गया, मई में नहीं ले गया, फिर जून में ले गया, फिर जुलाई में नहीं ली, अगस्त में नहीं ली, सितंबर में नहीं ली, अक्टूबर में ले ली, फिर नवंबर दिसंबर नहीं ली, फिर जनवरी में ले ली। तो आप देखेंगे कि ये इरेगुलर टाइम पीरियड हो रहा है, कोई फिक्स टाइम नहीं बैठ रहा है। तो इसमें भी हम एक स्पेसिफिक फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं निकाल सकते हैं। इसमें हमें एक शीट बनानी होगी, एक टेबल बनानी होगी, और उसके थ्रू हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालेंगे। अब उसमें जनरली दो मेथड होते हैं आपके, जिसमें एक में आप एवरेज ड्राइंग निकालते हैं और उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं, या एक मेथड ये है कि आप हर स्पेसिफिक इंडिविजुअल ड्राइंग के लिए आप सीधा सीधा इंडिविजुअल ड्राइंग के लिए आप इंटरेस्ट निकाल दें और उनको लास्ट में ऐड कर दें। इजी मेथड ये सेकंड मेथड पड़ता है। तो मैं आपको इसी का फॉर्मूला डायरेक्ट समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें 4 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, जिसमें पहले आएगा डेट, सेकंड नंबर पे आएगा अमाउंट। यहाँ पे आप प्लस या माइनस का साइन बना दीजिएगा, मैं इसका यूज क्या है वो भी आपको समझाऊंगा। नहीं, एक्चुअली में आपको प्लस और माइनस के साइन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आप सीधा अमाउंट लेंगे ड्राइंग की। अमाउंट, उसके बाद आएगा टाइम यूज, उसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डी। इंटरेस्ट ऑन डी का सिंपल मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन करके बता देता हूँ। 1 अप्रैल 25 को अमाउंट विड्रॉन लिख सकते हो आप यहाँ पे, अमाउंट विड्रॉ। तो 1 अप्रैल 2025 को एक पार्टनर 15,000 की ड्राइंग करता है। फिर वही पार्टनर 2 जून को 2,000 रुपए की ड्राइंग करता है। उसके बाद वो 16 दिसंबर को, 16 अक्टूबर को 16,000 रुपए की ड्राइंग करता है। एंड देन वो 15 फरवरी को 20,000 रुपए की ड्राइंग्स करता है। तो ये 4 अमाउंट है जिनमें वो ड्राइंग्स करता है पूरे साल में। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब टाइम यूज का क्या मतलब है कि
जिस पॉइंट से उसने विड्रॉ करी थी वो मनी उसने कितने टाइम के लिए यूज करी होगी, या हम इसको ऐसे कहें कि जिस टाइम पे उसने मनी विड्रॉ करी थी उस दिन से साल खत्म होने में कितना टाइम था, कितना टाइम था मतलब साल खत्म होने में कितने महीने बचे हुए थे। इसको हम 16 की जगह 15 कर देते हैं फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। ऑल्सो आपके पेपर में कभी भी ऐसी मिड डेट्स नहीं आएंगी 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आएगा, मिडल ऑफ द मंथ आएगा या एंड ऑफ द मंथ आएगा। जैसे ये 2 है तो ये भी आपको 2 नहीं आएगा, इसको हम 30 जून ले लेते हैं ताकि 2 मिडल, एक स्टार्टिंग और एक एंड हो जाए। अब देखिए, अगर आपने 1 अप्रैल को ड्राइंग करी है तो आपने कितने टाइम तक उस ड्राइंग को यूज करा होगा, मतलब कितना टाइम है साल खत्म होने में। दैट इज योर 12 मंथ्स। ऑल राइट। अब अगर आपने 30 जून को ड्राइंग करी होगी तो साल खत्म होने में कितना टाइम है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। तो यहाँ से साल खत्म होने में 9 मंथ्स का टाइम पीरियड लेफ्ट है। अब 15 तारीख से 15 अक्टूबर से कितना टाइम लेफ्ट है साल खत्म होने में, अक्टूबर के 15 दिन इज योर 0.5 मंथ। 15 दिन अगर किसी महीने को खत्म होने में बचे हैं तो दैट इज योर 0.5 मंथ। और उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 5 मंथ्स मोर। तो 5.5 मंथ्स के लिए ये होगा। और 15 to 26 इसमें 1.5 मंथ बचे हैं साल खत्म होने में। अब जो ड्राइंग्स का फॉर्मूला है वो सिंपल फॉर्मूला ये है, अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम लेफ्ट। अगर आप इसको सही में समझें तो ये जिस तरीके से आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिस तरीके से आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इंटरेस्ट निकालते थे किसी भी अमाउंट पे, वो यही फॉर्मूला है सेम। अब देखिए 15,000 मैंने 15 के लिखा है क्योंकि जगह थोड़ी कम है, या मैं जगह ही बढ़ा देता हूँ। 15,000 इंटू, लेट्स अज्यूम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका 7% है। अब देखिए इसमें एक चीज और समझना कि अगर आपका पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होता ही नहीं है। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझा रखा है कि सेक्शन 13 ये क्लियरली बताता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होते हैं तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ नहीं होता, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कंसिडर नहीं करते हैं। तो हमारा आईओडी जो है वो 7% है, हमने ये एज्यूम करा है क्वेश्चन में। तो 7% इंटू 12/12, 12/12 को आप 1 ईयर भी कह सकते हो क्योंकि 12 मंथ्स एक ही साल होता है। तो अगर हम इसमें इसको हटा भी देंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो 36 वाला है इसमें हम करेंगे 2000 मल्टीप्लाइड बाय 7% इंटू 9/12, या ये 9/12 को हम 9/12 भी लिख सकते हैं अगर किसी को समझ ना आए तो। अब जो हमने ये करा है 16,000 वाला, इसमें हम करेंगे 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 7% मल्टीप्लाइड बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 12, और इसमें ये 1.5 होगा। इसमें हम लोग करेंगे 20,000 इंटू 7% इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि हमने इसमें 15,000 अमाउंट ली है, 7% रेट है, अमाउंट रेट, और यहाँ पे कुछ नहीं आया क्योंकि 12 मंथ इज 1 ईयर, और आप इंटू 1 करके कोई फायदा नहीं है। तो टाइम लेफ्ट इसमें आया है 2000 इज योर अमाउंट, 9 इज योर 7 इज योर रेट, और 9/12 इज योर टाइम लेफ्ट, टाइम लेफ्ट इन ईयर एंड। तो हम उस हिसाब से इसका इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। या आप इसको ऐसा समझिए कि जो हम 9/12 कर रहे हैं हम ये दिखा रहे हैं कि क्योंकि ये अमाउंट 9 महीने पहले विड्रॉ हुई है साल खत्म होने के, तो इसमें इंटरेस्ट केवल 9 महीने के लिए पड़ेगा। इसमें इंटरेस्ट 5.5 मंथ्स के लिए पड़ेगा और इसमें इंटरेस्ट 1.5 मंथ्स के लिए पड़ेगा। अब हम इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे
तो देखिए 15,000 इंटू 7% इज योर 1050, जिसको हमने लिख दिया 1050. 2,000 इंटू 7% इंटू 9/12. ये आपका 105 रुपीज आ रहा है. उसके बाद 16,000 इंटू 7% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12. ये आपका 513.33 आ रहा है, जिसको हम 513 ले लेंगे एस्टिमेट में. और ये 20,000 इंटू 7% इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12, जो कि आपका 175 रुपीज आ रहा है. तो ये आपकी टोटल अमाउंट जो है वो ये आ रही है. टोटल 1050 ऐड करा 105, ऐड करा 513 और ऐड करा 175, जो कि बनता है 1843. 1843 ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है. ये 1843 आपका इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बन रहा है. आई होप ये मेथड आप समझ गए होंगे. जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं ताकि आप लोग समझ सके कि किस तरीके से हो रहा है. तो हम टाइम पीरियड इस तरीके से लेंगे 1724, 3824, 15,125 और 15,325. हम इस तरीके से हमारी 4 ड्राइंग्स हुई हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू ऑल. जो फर्स्ट ड्राइंग है वो 25,000 रुपए की है. सेकेंड ड्राइंग 70,000 रुपीज की है. थर्ड ड्राइंग 88,000 रुपीज की है. और लास्ट ड्राइंग 7,000 रुपीज की है. टाइम यूज आप खुद निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप खुद निकालेंगे. आपको ये फॉर्मेट समझ में आएगा तो आप इसको लर्न कर सकते हो. वैसे इस फॉर्मूले को लर्न करने में कोई बड़ी बात है नहीं. दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप लोग 6.8% लेके करेंगे. आप क्वेश्चन को 6.8% इंटरेस्ट के साथ करेंगे. एंड आप एक आईएससी के बच्चे हैं तो 6.8 आपके लिए कोई हार्ड बात नहीं है, क्योंकि आप लोग कैलकुलेटर में करने वाले हैं, जाहिर सी बात है. तो आप इसको करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बता दीजिएगा. अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल में डेफिनेटली पूछ सकते हैं. टेलीग्राम चैनल में मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं, तो आपका कोई भी डाउट हो आप पूछिए. मैं आपको विद इन 25 to 40 मिनट्स जरूर बता दूंगा. सो दिस इज ऑल. आप इसको सॉल्व करके बता दीजिएगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. फॉर्मूला मैं आपके लिए इधर लिख देता हूं. योर अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम लेफ्ट डिवाइडेड बाय 12. दैट्स क्लियर. चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं आज के, जो कि है फिक्स्ड अमाउंट फिक्स टाइम वाला. अब देखो, जब अमाउंट भी फिक्स है, आप हर महीने निकाल रहे हो पैसा और एक फिक्स टाइम पे निकाल रहे हो, मतलब फिक्स टाइम पे हर महीने निकाल रहे हो और एक फिक्स अमाउंट निकाल रहे हो, हर महीने 2,000 या हर 2 महीने में 4,000 या हर 4 महीने में 5,000. तो ये फिक्स अमाउंट है. तो इसके लिए हमें 3 तरीके की वो होती हैं जो हमारे सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं, जो कि होता है बिगनिंग, मिडिल, एंड. और 3 चीजें आती हैं, बिगनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ, बिगनिंग ऑफ द हाफ ईयर, मिडिल ऑफ द हाफ ईयर या एंड ऑफ द हाफ ईयर. और लास्ट में आता है बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर और एंड ऑफ द क्वार्टर.
इसको समझने के लिए हम टेबल बना देते हैं पहली, क्योंकि टेबल से इसको समझना और याद करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। This is your beginning, this is your middle, and this is your end. अब यहाँ पे आएगा मंथ, यहाँ पे आएगा क्वार्टर, और यहाँ पे आएगा हाफ ईयर। बिगनिंग ऑफ द मंथ, बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर और बिगनिंग ऑफ द हाफ ईयर, मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द क्वार्टर और मिडल ऑफ द हाफ ईयर, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द हाफ ईयर। अब देखो, इसको थोड़ा समझने के लिए हमें इसका फॉर्मूला समझना होगा। इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल होता है, मैं आपको समझा दूंगा। तो देखो, इसका फॉर्मूला, पहले इसको इरेज करता हूं तब समझाऊंगा, थोड़ी स्पेस ज्यादा चाहिए होगी इसको समझाने के लिए। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं। तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ टाइम्स इनटू रेट, आर इज फॉर रेट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, केवल आर लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब देखिए, इसमें कुछ चीजें आप सिंपली समझ सकते हैं। अमाउंट का मतलब है कि एक साल में कितनी बार ड्राइंग्स करी जा रही है, एक साल में जो फिक्स्ड अमाउंट है वो क्या है ड्राइंग्स की। नंबर ऑफ टाइम्स इज कि कितनी बार ड्राइंग्स करी जा रही है एक साल में। जैसे अगर हर महीने करी जा रही है तो 12 बार, हर क्वार्टर में करी जा रही है तो 4 बार, और हर हाफ ईयर में करी जा रही है तो 2 बार। ये आप समझ सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, क्योंकि कई बार एग्जाम के प्रेशर में आप भूल जाते हो नंबर ऑफ टाइम्स क्या है। आपको क्वार्टर दिया होगा, आप मल्टीप्लाइड बाय 12 करके आ जाओगे। इस पर हमें ध्यान देना है। आर इज योर रेट, रेट अगेन क्वेश्चन में मेंशन होता है पहले से ही। एंड एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड का भी एक अलग से फॉर्मूला होता है, एवरेज टी लिख रहा हूं मैं इसको, एवरेज टाइम पीरियड, टाइम लेफ्ट इन ईयर एंड फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट इन ईयर एंड फ्रॉम लास्ट ड्राइंग divided by 2. So this is your formula, time left in year end from first drawing plus time left in year end from last drawing divided by 2. तो कई टीचर जो होते हैं वो अपने स्कूल में क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को रटा देंगे आपको और उसके बाद कहेंगे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बट वो आपको ये नहीं बताते कि इस फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक क्या बनता है। देखिए, एक्चुअली में इसका लॉजिक ये बनता है कि अगर कोई आदमी हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करता है 2000 रुपए की, तो हमें एक एवरेज टाइम निकालना होगा, क्योंकि पहले महीने में अगर वो 1 अप्रैल को ड्राइंग करता है तो साल खत्म होने में 12 महीने है, तो 12 महीने पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। वहीं अगर कोई आदमी जब वो आदमी सेकंड महीने में ड्राइंग करेगा, दैट इज योर 1 ऑफ मई, तो अब उस पर 11 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा। थर्ड टाइम जून में करेगा तो अब 10 महीने में इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर जुलाई में 9 महीने के लिए,
इस तरीके से घटता चले जाएगा। तो हमें समझना होगा कि ये फॉर्मूला एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकालता है। अब एवरेज समझने के लिए टू को आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जब भी दो चीजों का एवरेज होगा तो डिवाइडेड बाय टू होगा। सिमिलरली अगर तीन चीजों का एवरेज होगा तो डिवाइडेड बाय थ्री होगा। ये आप 11th में स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ के आए होंगे, इकोनॉमिक्स में, और ये सिंपल भी है। मैं आपको ये टाइम का फॉर्मूला बताता हूं। अगर कोई आदमी 12 महीने में हर महीने पहली तारीख को ड्राइंग करता है, तो पहले साल खत्म होने में पहले महीने से 12, दूसरे से 11, फिर 10, फिर 9 महीने होंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से होता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, जो कि है 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा तो तब भी हमें 78 मिल जाएगा। अब 78 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो 6.5 आ रहा है। दिस इज योर एवरेज मंथ। हमने 12 महीने, क्योंकि हमने 12 बार ड्रॉइंग्स करी एक साल में, तो हमने 12 महीने लिए। हर महीने में साल खत्म होने में कितना टाइम है? 12, 11, 10, 9, 8, 7 करके। और क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशंस 12 थी तो हमने डिवाइड करा 12 से, जिससे हमारा एवरेज आ गया। आप ये समझ गए? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डिवाइडेड बाई 12 करा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन 12 थी, तो हमारा जो एवरेज टाइम आ गया वो आ गया 6.5। अब हम अगर उसको इसी फॉर्मूले में रख के देखें तो टाइम लेफ्ट इन ईयर एंड को देखिए। टाइम लेफ्ट इन ईयर एंड फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। अगर आप 1 अप्रैल को ड्राइंग करेंगे तो साल खत्म होने में 12 महीने बचेंगे। टाइम लेफ्ट इन ईयर एंड फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, जो कि आपका 1 महीना बचेगा। अगर आप लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को करते हैं, दैट इज बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 1 महीना बचेगा। और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका आंसर 13 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, जो कि एग्जैक्टली 6.5 ही होता है। तो आपकी चॉइस है कि आप पेपर में लॉन्ग मेथड 12 ऑब्जर्वेशन को प्लस करके, या साल में 4 बार है तो 4 ऑब्जर्वेशन को प्लस करके फिर डिवाइडेड बाय 4 करना चाहेंगे, या आप एक ही फॉर्मूले में नंबर ऑफ मंथ रिमेनिंग लिखकर इस तरीके से निकालना चाहेंगे। अब ये जो एवरेज टाइम होता है, मैं इसी को यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। आपकी इच्छा है, कई बच्चे इसको पेपर में याद करके भी चले जाते हैं, बट अगर आप पेपर में याद करके भी जाओगे तभी भी आपको वर्किंग नोट्स में दिखाना होगा कि एवरेज मंथ, एवरेज टाइम पीरियड कैसे आया। तो बेटर है कि आप इसको समझ लीजिए कि कैसे निकालना होता है इस फॉर्मूले में, एंड देन हम लोग इस फॉर्मूले में रख के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं। जब भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता है तो साल खत्म होने में आप 1 तारीख को विड्रॉ कर रहे हो ड्रॉइंग्स, तो पहली तारीख ऑफ अप्रैल से 12 महीने होंगे साल खत्म होने में। दिस इज योर 12 प्लस 1 बाई 2, दैट इज योर 6.5। ये हमने पहले भी समझ चुका था। मिडल में हम समझे तो देखिए, हर महीने की मिडल में अगर आप 15 अप्रैल को अपनी फर्स्ट ड्राइंग करते हो और लास्ट ड्राइंग 15 मार्च को करते हो, तो लास्ट ड्राइंग से 0.5 मंथ बचेगा, जो कि होते हैं 15 दिन। तो 15 दिन बचेंगे लास्ट ड्राइंग से, तो 0.5 प्लस पहली ड्राइंग से 11.5 मंथ बच रहे हैं। अप्रैल के 15 दिन इज योर 0.5 मंथ, और मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो आपका 11.5 मंथ आ रहे हैं। 11.5 डिवाइडेड बाई 2 इज योर 6। 11.5 divided 11.5 plus 0.5 divided by 2 is your 6। एंड ऑफ द मंथ में देखें तो आप हर महीने के लास्ट में विड्रॉ कर रहे हो। पहले महीने में अगर आप 30 अप्रैल को विड्रॉ करते हो, तो जो आपकी ड्राइंग्स में टाइम बचेगा साल खत्म होने में, वो बचेगा 11 महीने का। 11 महीने का प्लस
अब आप ये सोचेंगे कि अगर हम हर महीने की एंड में कर रहे हैं तो मार्च में हम 31 मार्च को करेंगे, तो कोई भी महीना नहीं बच रहा है, एक दिन तक नहीं बच रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 0 लिख के डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5 कर सकते हैं। उसमें हमारा आंसर 5.5 आ जाएगा। समझ गए? दिस इज क्लियर। अब आगे देखते हैं क्वार्टर में क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं क्वार्टर की, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। अप्रैल मई जून, दिस इज योर जून क्वार्टर। जुलाई अगस्त सितंबर, दिस इज योर सितंबर क्वार्टर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिस इज योर दिसंबर क्वार्टर। और जनवरी फरवरी मार्च इज योर मार्च क्वार्टर। तो क्वार्टर में अगर आप बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर करते हो, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर का मतलब है आप अप्रैल के महीने में ड्राइंग्स कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो कितने महीने बचेंगे आपके ईयर एंड में? आपके ईयर एंड में बचेंगे 11 महीने। आपके ईयर एंड में 11 महीने बचते हैं। अगर आप अप्रैल के महीने में ड्राइंग कर रहे हो तो ईयर एंड में 11 महीने बचेंगे। और अगर आप लास्ट क्वार्टर देखो, जो कि जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर बनता है, उसमें आपके, अगर आप जनवरी में विड्रॉ करते हो तो 2 महीने बचते हैं, दैट इज योर फरवरी एंड मार्च। तो 2 महीने डिवाइडेड बाई 2, दिस इज योर 13/2, दैट इज 6.5। एक्चुअली नो, सॉरी, आई एम रॉन्ग हियर। अगर आप बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में ड्राइंग करते हो तो आपके पहले उसमें 12 महीने बचेंगे। अगर आप अप्रैल की बिगिनिंग में ड्राइंग करते हो तो 12 महीने बचेंगे। और लास्ट उसमें अगर आप जनवरी की बिगिनिंग यानी कि 1 तारीख को ड्राइंग करते हो तो 3 महीने बचेंगे। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5। 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5। 12 इस तरीके से आया क्योंकि बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर दैट इज योर अप्रैल की पहली तारीख, और जनवरी की लास्ट ड्राइंग जो आएगी, टाइम लेफ्ट इन ईयर एंड फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, दैट इज योर जनवरी की फर्स्ट तारीख। तो 3 महीने बचते हैं। ये हो गया। अब मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर समझ लेते हैं। तो मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर को आप इस तरीके से समझिए, अगर आप मई में ड्राइंग करते हैं तो मिडल ऑफ क्वार्टर में हम मई का भी मिडल लेते हैं। मिडल ऑफ क्वार्टर में हम क्वार्टर, एक क्वार्टर 3 महीने का, उसका ठीक बीचों बीच हिस्सा ले तो 1.5 मंथ्स आता है, तो वो 15 मई को आएगा। अब देखिए, मई से जून तक 0.5, और जून से साल खत्म होने में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने आ रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। 10 महीने प्लस 0.5 इज योर 10.5, प्लस जब भी आप मिडल लेंगे तो आप फेब्रवरी की 15 तारीख को करेंगे, तो आपके पास 1.5 मंथ रिमेनिंग हो रहे हैं। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 10 + 1 11, 11 + 0.5 एंड 0.5 12, आंसर इज 6। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें और इसमें सेम आंसर आया है, तो जी हाँ, ये दोनों सेम ही होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एंड ऑफ द क्वार्टर में क्या होता है। एंड ऑफ द क्वार्टर में आप जून की लास्ट में विड्रॉ कर रहे हो, तो आपके पास कितने क्वार्टर बचे हैं? अगर 4 क्वार्टर में से एक क्वार्टर खत्म हो चुका है, एक क्वार्टर के एंड में आप ड्राइंग कर रहे हो, तो 3 क्वार्टर बचे हैं, एंड 3 × 3 इज 9। तो 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जो लास्ट ड्राइंग होगी वो होगी मार्च के एंड में 31 तारीख को। सो दिस इज योर 9 डिवाइडेड बाई 2 इज योर 4.5, 7.5, 6 एंड 4.5, इस तरीके से इन तीनों में आता है। अब हम समझेंगे कि हाफ ईयर में किस तरीके से होता है। देखिए, अब हम अगर हम पढ़ें कि बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर, तो हाफ ईयर 6 महीने का टाइम होता है।
6 महीने की शुरुआत इज योर अगेन 12 मंथ। अगर आप 6 महीने की शुरुआत यानी कि अप्रैल की 1 तारीख को पैसा विड्रॉ करते हैं तो टाइम लेफ्ट इन ईयर एंड फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग आपका 12 महीने बनता है। प्लस आप अगर यही कर रहे हैं तो टाइम लेफ्ट इन ईयर एंड फ्रॉम योर लास्ट ड्रॉइंग वो होगी आपकी अक्टूबर की 1 तारीख को। उससे आपके पास 6 महीने बचते हैं। जी हाँ, उससे आपके पास 6 महीने बचते हैं। तो दैट इज योर 12 + 6 18/2 9। इस केस में आपका वो 9 आ रहा है। ये 6 को थोड़ा ऊपर लिखता हूं। अब मिडल ऑफ हाफ ईयर में देखते हैं। अगर हम मिडल ऑफ हाफ ईयर को कंसिडर करें हर उसमें, तो हाफ ईयर का मिडल क्या होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आप जून में ड्राइंग करेंगे। जून में आप कौन से तारीख को ड्राइंग करेंगे? आप केवल जून में ड्राइंग करेंगे तो जून एंड को लेके चलेंगे क्योंकि आप मिडल में कर रहे हो और मिडल इज योर जून। जून का एंड 3 महीने इधर हो गए और जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने इधर हो गए। तो जून की 30 तारीख को आप मिडल लेंगे तो आपके पास जाहिर सी बात है 10 महीने नहीं, आपके पास 9 महीने बचे। तो दिस इज योर 9 प्लस इसी तरीके से आप दिसंबर में 31 दिसंबर को ड्राइंग विदड्रॉ करेंगे तो आपके पास साल खत्म होने में 3 महीने बचते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो दिस इज योर 9 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9 + 3 इज योर 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज योर 6। अब फिर से वही, ये मिडल में फिर 6 आया। जी हाँ, मिडल में तीनों केसेस में 6 ही आता है आंसर, चाहे कुछ भी हो। आई एम सॉरी, इन तीनों में मिडल में आंसर 6 ही आता है गाइस। दिस इज दिस सिंपल। अब हम एंड में समझें तो एंड ऑफ हाफ ईयर क्या होता है? सितंबर की 30 तारीख को फर्स्ट हाफ ईयर खत्म होगा। टाइम लेफ्ट इन ईयर एंड फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा? 6 मंथ्स होगा। और अब अगर आप दूसरा हाफ ईयर देखें तो 31 मार्च को खत्म होता है। तो टाइम लेफ्ट इन ईयर एंड कितना होगा? 0। 0/2 इज इक्वल टू 3। सो दिस इज योर टेबल, जो कि इसी टेबल के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता रहेगा। इसी टेबल के अकॉर्डिंग आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स काम करती है। इन्हीं तीन में से, इन तीन में से और इन तीन में से, जो कि हम बोले तो इन्हीं 9 में से कोई एक केस आता है आपके पेपर में। इसको अच्छे से समझ लिया तो ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, इसको आगे सॉल्व करना है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि इस उसमें क्वेश्चन कैसे करना है। मैं इसमें क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, बट आप देखो, आपका जो अमाउंट है वो है 2,000 रुपए, रेट है 7% और हर महीने की बिगनिंग में होता है। आई एम सॉरी, हर महीने की बिगनिंग में हम लोग विड्रॉ करते हैं। तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 7% इंटू, एक्चुअली नहीं, अमाउंट कितनी है? 2000, नंबर ऑफ टाइम्स, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ कह रहा हूं, बिगनिंग ऑफ मंथ। तो बिगनिंग ऑफ मंथ में 12 बार ड्राइंग्स आ रही है। तो 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 12 इंटू आपका रेट कितना है? आपका रेट है 7%, तो आपका आंसर भी 1680 आ रहा होगा। बट इतना करके मत छोड़ना, आपके मार्क्स डेफिनेटली कट जाएंगे। इसके बाद आप वर्किंग नोट में एवरेज टाइम पीरियड बनाएंगे। एवरेज टाइम पीरियड का नोट दिखाएंगे, टाइम लेफ्ट इन ईयर एंड फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट इन ईयर एंड फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। तो बिगनिंग में यहाँ पे 6.5 लिखा है, आप इसको डायरेक्टली 6.5 ले सकते हो या मेरी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1680 को m प्लस में स्टोर करा, 12 फ्रॉम द बिगनिंग और 1 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, 6.5 करा, एमआरसी करा इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। इस डिवाइडेड बाय 12 को मत भूलना, इस डिवाइडेड बाय 12। और ये नंबर ऑफ टाइम्स में बहुत ज्यादा गलतियां होती है बच्चों की
मेरी क्लास में मैं खुद भी इसमें बहुत बार गलतियां करके आ चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं कि डिवाइडेड बाय 12 करना और योर आंसर मस्ट बी 910। आपका आंसर 910 रुपए आएगा। अगर आपका आंसर 910 रुपए नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे जाके दोबारा देखिए, समझिए, दोबारा से कैलकुलेट कीजिए, आंसर 910 रुपए ही आ रहा है। इसके क्वेश्चंस मेरे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में इंक्लूडेड हैं। आप वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल में लिखिए ड्राइव का लिंक आपको टेलीग्राम का बॉट प्रोवाइड करा देगा, उसमें जाइए, क्लास 12 के फोल्डर में, अकाउंट्स के फोल्डर में जाएंगे, आपको चैप्टर 1 का डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगा, उसको खोलिए, उसमें 35 to 40 क्वेश्चन है, शायद मेरे हिसाब से 35 है, एंड आप वो 35 क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका पूरा चैप्टर इजीली बन जाएगा। ये सब कुछ है, इसको समझिए, इसको करिए, एंड आप ये क्वेश्चंस उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस से ही आएंगे आपको। तो अब हम पढ़ने जाएंगे कि आईओडी के लिए, दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसकी क्या जर्नल एंट्री होती है। हमने जो पहले पढ़ा था वो था आउट ऑफ कैपिटल के लिए जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, कि ड्राइंग्स जब आउट ऑफ कैपिटल हो तो क्या जर्नल एंट्री होती है। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्या एंट्री होती है। अगर आप ये समझो तो जो ड्राइंग्स की एंट्री होती है वो सिंपली होती है, ड्राइंग्स की एंट्री, अगर आप ड्राइंग्स लेके जाओगे तो ड्राइंग्स की एंट्री इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जिस तरीके से हमने 11th में पढ़ा था कि फाइनल अकाउंट्स बनाते समय ड्राइंग्स आपकी कैपिटल से कम होती है, उसी तरीके से इसमें भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ड्राइंग्स कम होगी। अब आप ये सोचोगे कि अगर इसमें भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ड्राइंग्स को कम कर रहे हैं, और जब हम आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स कर रहे हैं हम तब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कम कर रहे हैं, तो इसका क्या लॉजिक बनता है। इसका लॉजिक ये है कि फर्क केवल इतना है कि उसमें आप टेक्निकली बोले तो आप कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हो, और इसमें आप कैपिटल विड्रॉ नहीं कर रहे हो, आप फर्म से पैसा लेके जा रहे हो ताकि आप पर्सनल यूज कर सको। और ये जो पैसा है ये आप इसलिए लेके जा रहे हो क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड है कि फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी, इसलिए बस इतना ही फर्क होता है इन दोनों में। अब हम इस ड्राइंग की क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे तो दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। ये वाली जो एंट्री है ये इसी एंट्री का क्लोजिंग एंट्री होती है। अभी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि जो ड्राइंग्स की एंट्री है उसकी क्लोजिंग एंट्री क्या है। इसका लॉजिक मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा रखा है, यू कैन वॉच दैट वीडियो। इसका लॉजिक मैंने आपको इसी वीडियो में पहले बता दिया है, आप वो भी दोबारा जाके देख सकते हो। अब हम समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है। तो अगर आप देखो तो फर्म के लिए टेक्निकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक इनकम का सोर्स है, क्योंकि फर्म को तो पैसा मिल रहा है, और पैसा नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी इनकम शो हो रही है, क्योंकि वो उसके लिए इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते समय वो एक इनकम की तरह ट्रीट होगी, और इनकम का रूल मैंने आपको बताया हुआ है, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। तो यहाँ पे हमारी इनकम बढ़ेगी जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा, तो हमारी क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट आ जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आप इसको डायरेक्ट आईओडी भी लिख सकते हो, आईओडी पेपर में नहीं लिख सकते हो, आईओडी मतलब आप इसको डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिख सकते हो, या आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए बी सी जो भी पार्टनर का नाम होगा वो भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए अकाउंट, इस तरीके से भी लिख सकते हो। हाउएवर ज्यादातर यही तरीका यूज किया जाता है। अब जब आपने टू आईओडी अकाउंट लिख दिया तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किस पे करें। अब इसके दो ऑप्शन है, या तो इसके दो ऑप्शन ये होते हैं कि या तो पार्टनर कैश लेके आ जाए हमारी फर्म में, तब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश इज एन एसेट,
एसेट का मतलब है डेबिट द इंक्रीज, एंड कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बट इसके साथ साथ एक चीज ये भी होती है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी पार्टनर्स कैपिटल से ही एडजस्ट कर देंगे, और अगर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे कर रहा है तो फर्म के पर्सपेक्टिव में उसकी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। उसकी कैपिटल जैसे यहाँ पे कम हुई ड्रॉइंग्स की वजह से, उसी तरीके से उसकी कैपिटल यहाँ पे भी कम हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वजह से। तो दोबारा एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगेन आप कैपिटल को पूरा लिखेंगे पेपर में, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को चार्ज करने की। इस एंट्री में हमने केवल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को चार्ज करा है, इसके अलावा कुछ नहीं करा है। अब हम समझेंगे कि इसकी क्लोजिंग एंट्री किस तरीके से होती है। क्लोजिंग एंट्री में आप ये देखना कि जब हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, जो मैंने आपको सैंपल बना के दिखाया था फर्स्ट पार्ट में, उसमें मैंने आपको बताया था आईओडी जो है वो हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम, अगर आप इसको 11th के पर्सपेक्टिव से सोचो तो जब भी कोई इनकम होती थी वो पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो की जाती थी, और जब भी कोई एक्सपेंस होता था तो पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया जाता था। इसीलिए क्योंकि ये एक इनकम है, ये भी हमारी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो हो जाएगी। तो शो किस तरीके से होगी, आईओडी अकाउंट डेबिट टू योर आईओडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आईओडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर आप इसको सोचोगे तो आपके पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये यहाँ पे बाय आईओडी करके और तीनों पार्टनर का ए बी सी और टोटल यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे, और ये केवल इसी का इफेक्ट लाने के लिए यहाँ पे शो हो रहा है। ये आपकी क्लोजिंग एंट्री है, ये वाली आपकी क्लोजिंग एंट्री है, और ये वाली आपकी आईओडी को चार्ज करने की एंट्री हो गई। नाउ आई होप आप ये सब कुछ समझ गए होंगे। ये दोनों एंट्री ड्राइंग्स के लिए है, और ये दोनों एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए है। पेपर में कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ही चीजें दे देगा, और जल्दीबाजी में आप समझ नहीं पाओगे कि किसका क्या ट्रीटमेंट करना है। वैसे तो ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, बट प्रेशर में हो जाता है कई बार। अब मैं आपको कुछ सैंपल तो नहीं बोलूंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूं ताकि आप इनको कर सकें। अगेन आप पेपर में अप्रोप्रिएशन पूरा लिखेंगे। अब देखिए, अमाउंट है 7,000, एंड ऑफ मंथ, इंटरेस्ट है 7%, अमाउंट है 12,000, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, इंटरेस्ट है 7.8%, अमाउंट है 4,500 रुपीज, मिडल ऑफ मंथ, और इंटरेस्ट है 3.9%। अगेन एक और एग्जाम्पल, और ये लास्ट एग्जाम्पल होगा। अमाउंट है 14,000 एवरी मंथ नहीं, मिडल ऑफ हाफ ईयर, मिडल ऑफ हाफ ईयर, और इंटरेस्ट होगा 10% का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
आप लोग ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इनका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं देख के आपको आंसर बता दूंगा, पर आपको करना जरूर है इनको। दैट्स ऑल। अब हम मूव करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ। तो अब हम समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे टॉपिक के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टॉपिक है और ये आगे के सभी पार्टनरशिप चैप्टर्स का बेस भी है, हमें ये चार टॉपिक्स के अंदर समझने होंगे और इसके बाद हम कैलकुलेशन और जर्नल एंट्री समझ पाएंगे। तो वाई का क्या मतलब है? वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन। मैंने आपको पहले भी बताया है, एक पार्टनर अपना पैसा फर्म में लगाता है, तो वो जनरली अगर उस पैसे को फर्म में ना लगाए और कहीं और इन्वेस्ट करे, स्टॉक मार्केट, कहीं बैंक में रखे, एफडी कराए, आरडी कराए, तो उसको उसके बदले इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, मतलब 6%, 7% जो भी मिलता है। तो उसी तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें भी दे देंगे उसे, ताकि वो उसके लिए इक्विटेबल हो जाए, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं, और ताकि पार्टनर का इंटरेस्ट बना रहे फर्म के अंदर। तो वाई इज क्लियर, क्योंकि हमें it is like appropriating him something in return of the capital, in return of the money that has been invested by him in our business. Now capital and current account का क्या मतलब है? आईओसी का एक मतलब तो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर मैंने आपको एक चीज और समझाई है कि एक कैपिटल का मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट की प्रिपरेशन भी करते हैं। तो इसका एक मतलब इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी हो सकता है। अब जैसा कि मैं सेक्शन 13 आपको पहले से बता चुका हूं, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। वहीं इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट के साथ भी सेम होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट गिवन नहीं है कितना है, तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट नहीं दिया जाता है। अब हमें ये समझना होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है, ये आपको क्वेश्चन दे देगा, ये भी आपको क्वेश्चन दे देगा। अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस की, तो वो ये होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पार्टनर को दिया जाता है, कभी पार्टनर से लिया नहीं जाता। वहीं इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट में सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर पार्टनर का करंट अकाउंट पॉजिटिव है, यानी कि उसमें क्रेडिट बैलेंस है, तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट अलाउ करेंगे। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट अलाउ करेंगे मतलब इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट उसको देंगे। वहीं अगर करंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है, तो हम उससे चार्ज करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है, तो हम उससे नेगेटिव बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट चार्ज करेंगे। वो भी आपको क्वेश्चन बता देगा कि इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इज अलाउड और चार्ज एट द रेट ऑफ जो भी होगा 5, 6, 7%। तो अदर देन दिस इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट सेम होती है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा लेटर ऑन इन द वीडियो। अभी हम फिलहाल ये समझ चुके हैं, अब हमें समझना है सीओपी या एओपी। अब सीओपी और एओपी का कंसेप्ट मैंने पार्ट 1 में डिस्कस करा था। सीओपी मतलब होता है चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, और एओपी मतलब होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब कुछ ऐसी चीजें जो प्रॉफिट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको चार्ज करनी ही करनी है। जैसे कि रेंट हो गया, सैलरीज ऑफ योर एम्प्लॉइज हो गई, आपका एक्सपेंस हो गया, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन योर लोन, लोन टेकन फ्रॉम बैंक टू बी स्पेसिफिक, तो वो सब कुछ चार्ज ऑन प्रॉफिट हो जाता है। अब उसके साथ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो होता है जो कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसको किस तरीके से बांटेंगे, उसका एप्रोप्रिएशन किस तरीके से करेंगे वो। एओपी के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, ये भी मैंने आपको बता चुका है। अब आता है कि कंडीशंस फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका एक्चुअल मतलब ये है कि वैसे तो जनरली हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, बट कुछ केसेस में अगर पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट हो
तो उसको चार्ज ऑन प्रॉफिट्स भी बनाया जा सकता है। वो कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। एक कंडीशन है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ग्रेटर देन प्रॉफिट्स। एक कंडीशन है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेस देन प्रॉफिट्स। और एक कंडीशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्चुअली, पहले इक्वल पढ़ेंगे फिर लेस देन प्रॉफिट्स पढ़ेंगे, नहीं, पहले लेस देन पढ़ेंगे फिर इक्वल टू पढ़ेंगे और उसके बाद हम ग्रेटर देन प्रॉफिट्स वाला पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे आईओसी एज अ सीओपी, जिसका मतलब है आईओसी एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट्स। तो इसका क्या मतलब होता है ये समझिए। आईओसी इज लेस देन प्रॉफिट्स। आपका प्रॉफिट 1 लाख का है, आपका प्रॉफिट 10,000 का है और दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के 6,000 का आया है। तो आप क्या करेंगे, आप इंटरेस्ट अलाउ कर देंगे। जितना जितना इंटरेस्ट होगा आप उतना उतना इंटरेस्ट अलाउ कर देंगे। अब अगर आईओसी इज इक्वल टू प्रॉफिट्स है तो भी आप इंटरेस्ट अलाउ कर देंगे। ये दोनों में केसेस बहुत सिंपल हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है प्रॉफिट से, प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल है प्रॉफिट्स के, दोनों सेम फुटिंग पे हैं, तो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। बट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है प्रॉफिट से, लेट से प्रॉफिट है 10,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आ रहा है 16,000। 16,000 में से एक पार्टनर का है 10K, 10K प्लस 6K। अब इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है और आईओसी ज्यादा आ रहा है प्रॉफिट से, तो इस केस में हम लोग सिंपली ये करते हैं कि इंटरेस्ट तो हम तब भी अलाउ करेंगे, इंटरेस्ट तो हम तभी भी अलाउ करेंगे, बट ये समझिए कि इसमें हम लोग पूरा इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम इंटरेस्ट देंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। एपीपी स्टैंड्स फॉर एप्रोप्रिएशन। हम जो इंटरेस्ट देंगे वो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में देंगे। इसका क्या मतलब है, जो ये 10K और 6K आ रहा है दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10K और 6K, इसका रेशियो निकाल देंगे। इसका रेशियो जो बनेगा वो बनेगा 5:3 का रेशियो। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो 5:3 का रेशियो जो बनेगा, इस स्पेसिफिक केस में हम 5:3 में इनको बांट देंगे। तो लेट से टोटल प्रॉफिट 10K है, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब अगर 10K का प्रॉफिट है तो उसको हम 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसकी कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूं। तो 10K को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप 10,000 इंटू 5/8 एंड 10,000 इंटू 3/8 करेंगे। 10,000 इंटू 5/8 एंड 10,000 इंटू 3/8 करेंगे, क्योंकि 5:3 के रेशियो में हमको टोटल प्रॉफिट बांटना है, जो कि हमारा 5 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 6,6,2,5,0 और 3 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 3,7,5,0। हम उनको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे, इसको 10K नहीं मिला, इसको 6K नहीं मिला, इनको जो रेशियो था, अप्रोप्रिएशन का रेशियो था, जो मिलना चाहिए था उसके टोटल का जो रेशियो आ रहा था, वो हम इनको दे रहे हैं 5:8, 3:8। प्रॉफिट को उसी रेशियो में हमने बांट दिया, 6,2,5,0, 3,7,5,0। अब हम ये समझते हैं कि आईओसी एज अ सीओपी क्या होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
ये कोई बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है फॉर वंस। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके देखिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, जो कि इज वेरी वेरी फाइन, आप टेलीग्राम चैनल में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वॉइस नोट्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू आपको समझा दूंगा। अब आता है आईओसी एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट्स। तो आईओसी एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा ही जाएगा। अब ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि ऐसा कुछ हो, बट अगर ऐसा कुछ होता है आपके क्वेश्चन में, तो आपका प्रॉफिट कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता है। चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो, चाहे प्रॉफिट इक्वल हो, चाहे प्रॉफिट कम हो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। अब अगर आप इसमें भी थोड़ा और सोचें, तो अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रॉफिट इक्वल है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। इस केस में अगर हम इसी का एग्जांपल लें, तो हम दोनों पार्टनर्स को उनका रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और लास्ट में जो भी एक्स्ट्रा लॉस आएगा, जैसे कि प्रॉफिट 10K था और ये 16K था, तो अगर हम दोनों को एज इट इज ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो भी हमारा लॉस आ रहा है 6K का, वो दोनों पार्टनर ए और बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जिसको आप लॉस शेयरिंग रेशियो भी बोल सकते हो किसी केस में, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप जो 6K का एक्स्ट्रा लॉस आएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो था वो 10K का था, लॉस अगर हम टोटल इंटरेस्ट देते हैं तो लॉस 6K का आएगा, वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है, तो जो एक्स्ट्रा 6,000 का लॉस आएगा, 6,000 का लॉस आएगा, वो 2,400 और 3,600 बढ़ जाएगा। वो ए को 3,600 मिलेगा और बी को 2,400 मिलेगा। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ये इसी तरीके से होता है। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट्स है, जिसका मतलब होता है कि आपको वो देना ही देना है, तो प्रॉफिट कितना ही हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको अलाउ कर देंगे। अगर अगर इस केस में भी प्रॉफिट ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रॉफिट इक्वल है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर प्रॉफिट कम है, तो जितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट होगी आप उतनी कैपिटल की अमाउंट अलाउ कर देंगे, एंड जो भी लॉस आएगा उसको PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बस ये इतना सिंपल है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पढ़ना है जर्नल एंट्री और कैलकुलेशन के मेथड्स। आई होप आप समझ गए होंगे, ये हार्ड नहीं है। आपको समझ नहीं आता है तो पीछे जाके दोबारा देखिए, जब तक समझ नहीं आ रहा है तब तक देखिए, कभी भी डाउट है तो पूछिए, पर समझने की कोशिश कीजिए। सी इट विद एन ओपन माइंड। और इसमें कोई रटना नहीं है, ये केवल सोचना है, समझना है, बस दैट इज ऑल। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से होता है। इसके बेसिकली तीन तरीके हैं: फिक्स कैपिटल मेथड, एवरेज कैपिटल मेथड एंड इंडिविजुअल कैलकुलेशन मेथड। हम पहले फिक्स कैपिटल पढ़ेंगे, फिर हम इंडिविजुअल कैलकुलेशन पढ़ेंगे, और लास्ट में हम एवरेज कैपिटल मेथड पढ़ लेंगे। सबसे आसान अगर मैं कहूं तो वो ये है, उसके बाद यही होता है, एंड लास्ट में ये वाला मेथड है, बट पढ़ने तो तीनों ही है। तो फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम क्या क्या होते हैं। उसी तरीके से फिक्स कैपिटल सिस्टम में आपको कैपिटल फिक्स रहेगी पूरे साल की, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, आपको केवल सॉल्व करके आंसर देना है,
जैसे इसमें दिया है 2 लाख एंड 3 लाख, ए और बी मान के चल लीजिए आप कि ये ए की कैपिटल है और ये बी की कैपिटल है। अब हमें केवल आंसर निकालना है। तो देखिए, ए के लिए अगर हम करें इसको सॉल्व, ए इक्वल्स टू 2 लाख इंटू 6%, इसको आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। सिमिलरली बी के लिए भी हम करें तो 3 लाख इंटू 6%, इसको भी आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। मैं खुद भी कैलकुलेटर में ही करूंगा। 2 लाख इंटू 6% इज 12,000। तो मेरे हिसाब से 3 लाख का 6% 18,000 होना चाहिए, जो कि हाँ 18,000 ही है। ये 18,000 आ गया। तो 2 लाख का 6% 12,000, बी का 3 लाख का 6% 18,000। ये इतना सिंपल मेथड है कैलकुलेशन के मामले में। जर्नल एंट्री और लेजर में मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। फिर हम आते हैं करंट अकाउंट में। ये 70 के लिखा हुआ है। अब देखिए, हम मैंने आपको एक चीज बताई थी कि करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज भी हो सकता है और अलाउ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि डीड में कुछ ऐसा एग्रीमेंट हुआ है या ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अगर डीड साइलेंट है तो कुछ भी नहीं होगा, पर अगर डीड में दिया है कि इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट है, तो वो कैसे होगा मैं आपको उसकी कैलकुलेशन समझा देता हूँ। लेट से इंटरेस्ट इज योर 10% फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। अब 70 के डेबिट बैलेंस ए का है और 30 का क्रेडिट बैलेंस बी का है। तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा। देखिए, करंट अकाउंट जो है वो सिमिलर टू कैपिटल अकाउंट है अपने नेचर में। नेचर से मेरा मतलब है जर्नल एंट्री में। तो जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका जो पॉजिटिव बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस वो क्रेडिट होता है और जो नेगेटिव बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। आई होप आपको ये पता होगा, ये आपने 11th में कैपिटल अकाउंट में पढ़ा भी होगा। बट मैं आपको एक और बार बता चुका हूँ, पॉजिटिव क्रेडिट नेगेटिव डेबिट। तो जिसका डेबिट में बैलेंस आ रहा है इसका मतलब उसका नेगेटिव है। अगर किसी का नेगेटिव है तो उससे इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा, और अगर किसी का पॉजिटिव है तो उसको इंटरेस्ट अलाउ करा जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट दिया जाएगा। समझे तो ए पे 70,000 का 6%, सॉरी 10%, 7,000 रुपीज ए हमको ला के देगा। ए हमको 7,000 रुपीज ला के देगा। एंड सिमिलरली बी से हमें 3,000 रुपीज हमें बी को देने हैं। ए हमें 7,000 रुपीज ला के देगा और बी को हमें 3,000 रुपीज देने हैं। क्यों देने हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि ए का बैलेंस नेगेटिव है, वहीं बी का बैलेंस पॉजिटिव है। और क्योंकि बी का बैलेंस पॉजिटिव है उसको हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, और वहीं ए का बैलेंस नेगेटिव है तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। इस मेथड में बस इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। रही बात एक और चीज की, जो कैपिटल होगा वो ओपनिंग वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, ना कि क्लोजिंग वैल्यू पे। आप कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग वैल्यू पे नहीं, क्लोजिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल पे नहीं निकालते हो, हमेशा ओपनिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल पे निकालते हो, ओपनिंग बैलेंस पे निकालते हो। ये भी आपको याद रखना होगा। वैसे इसमें कुछ ऐसा याद रखने लायक है नहीं, बट स्टिल। तो ये क्लियर है, ये हमने सॉल्व कर दिया। जर्नल एंट्री जब करेंगे तो मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि इसको कैसे ट्रीट करना है। अभी हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल कैलकुलेशन मेथड। देखिए, इंडिविजुअल कैलकुलेशन मेथड के लिए मैंने एक एग्जांपल क्रिएट करा है, जो कि मैं स्क्रीन के इस तरफ लगा दूंगा और आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहली चीज जो हमें दी है वो है कि आईओसी इज अवर 10%। देन हमारी ओपनिंग कैपिटल 3 लाख और 5 लाख है, ए और बी की।
अब हमें समझना है कि क्या होता है। देखो, फिलहाल आप एवरेज कैपिटल को मिटा ही दीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पूरा अभी इंडिविजुअल कैलकुलेशन के लिए चल रहा है। पहले हम एक ले कैलकुलेट करते हैं। जिसमें सबसे पहले 1/6/2024 यानी कि 1 जून 2024 को ए ने पैसे विड्रॉ करे 50,000 रुपीज। तो देखो, अब ए की जो कैपिटल 3 लाख की थी, जो कैपिटल 3 लाख की थी, उस पे इंटरेस्ट पड़ेगा 10% का। और वो कितने 3 लाख की कैपिटल हमने कितने टाइम के लिए यूज करी? अप्रैल और मई, क्योंकि 1 जून को तो चेंज हो गई थी। तो ये 2 महीने के लिए हम इस पे इंटरेस्ट निकाल देंगे। देन 1 जून को उसने विड्रॉ करे 50,000 रुपीज। अब 50,000 रुपीज विड्रॉ करने के बाद उसकी जो कैपिटल हो जाएगी वो 2.5 लाख हो जाएगी 10% रेट पे। और कितने महीनों के लिए वो कैपिटल रही हमें ये देखना होगा। उतने महीने के लिए हम उसका इंटरेस्ट निकाल देंगे। दैट इज, अगला जो चेंज आया वो आया आपका 31 अक्टूबर को, यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने आपकी कैपिटल रही। तो हम 5 महीने पे इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज, फिर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करा गया, वो भी 20K की। तो 20K की मतलब 2.7K 7 लाख, सॉरी 2.7 लाख इंटू 10% इंटू। अब देखिए ये कैपिटल कब तक रही? अगला जो चेंज आया वो फरवरी में आया लास्ट में। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये कैपिटल भी हमारी 5 महीने रही। और इसके बाद लास्ट में हमारी जो फरवरी में चेंज आया उसमें 60K का डिपॉजिट आया। तो 2.7 लाख मतलब 2,70,000 रुपीज प्लस 60K इज 3,30,000 रुपीज। तो 3.3 लाख इंटू 10% इंटू, ये केवल 1 महीने के लिए रहेगी। अब मैं इसको ऐसे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ी जगह की कमी है इसके कारण। परंतु आप इसको पूरा नंबर्स में लिखेंगे, 2,50,000, 2,70,000, 3,30,000, 3 लाख, इस तरीके से। अब अगर हम इंटरेस्ट निकालना शुरू करें तो 3 लाख पे 10% के हिसाब से 2/12 करके आएगा 5,000 रुपए। यहाँ पे आया 5,000 रुपए। 2.5 लाख पे 10% इंटू 5/12 करके आ रहा है 2,50,000, 10% इंटू 5/12, 10,416.66। तो हम इसको 10,417 एज्यूम कर लेंगे। अब सिमिलरली 2.7 लाख पे भी हमें 5 मंथ्स के लिए निकालना है, जो कि आ रहा है 15,750। देखिए इसमें केवल फॉर्मूला ही लगाना है, सिंपल, ये कोई इतना हार्ड नहीं है। अब इसको निकालना है लास्ट में, ये आ रहा है 2,750। अगर हम इनका टोटल करें तो हमारा आंसर आना चाहिए, हमारा आंसर आ रहा है 33,917। इसका टोटल करें तो आंसर आ रहा है 33,917। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है फॉर ए। आई होप आप समझ गए होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए इस तरीके से आया है। अब हमें सिमिलर कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी। बट द थिंग इज, बी के लिए मैं नहीं करूंगा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। आप कैलकुलेशन खुद करेंगे बी के लिए। बी की कैलकुलेशन मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैंने ए की कैलकुलेशन आपको पूरी करके दिखाई है। बी की कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आपको बी की कैलकुलेशन करनी है।
और आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली चेक करके आपको बता दूंगा कि आपने सही करा है, गलत करा है, या जो भी होगा। द नेक्स्ट थिंग इज कि इंडिविजुअल कैलकुलेशन मेथड हमने समझ लिया है। अब हमें नेक्स्ट कैपिटल मेथड समझना है कैलकुलेशन का, जिसको कहते हैं एवरेज कैपिटल। इसमें हमें यह निकालना होता है कि थ्रू आउट द ईयर एवरेज कैपिटल कितनी मेंटेन करी गई है फर्म में। इंडिविजुअल कैपिटल को मिटा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कि क्वेश्चन सेम होगा, हम इसको एवरेज कैपिटल मेथड से करने वाले हैं। और द प्लस पॉइंट इज कि इन दोनों से आंसर सेम आता है, तो आपको चेक करके पता चल जाएगा कि आंसर सेम आ रहा है या आंसर सेम नहीं आ रहा है। सो एवरेज कैपिटल के लिए बेसिकली आपको एक टेबल बनानी होगी, एंड टेबल बिल्ड करके हम समझेंगे इसे। द फर्स्ट कॉलम इज योर फॉर डेट, क्योंकि इसमें डेट का बहुत बड़ा रोल होता है। द सेकेंड कॉलम इज योर फॉर प्लस और माइनस। देखो प्लस और माइनस ये बता रहा है कि प्लस का मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई है, और माइनस का मतलब कैपिटल विड्रॉ करी गई है। द नेक्स्ट थिंग इज योर कैपिटल। देन मंथ यूज, एंड द लास्ट थिंग इज कैपिटल। इसको हम टोटल भी लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे करना है। देखिए इसमें हम बी के लिए कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। हम अभी तक ए के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे, अब हम बी के लिए कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, तो आपका आंसर मैच भी हो जाएगा इजीली। तो देखो बी की सबसे पहली जो ओपनिंग कैपिटल है वो 5 lakhs है। डेट होगी 1/4/24, जो कि हमारी ओपनिंग कैपिटल की डेट होती है। अब कितने महीने के लिए यूज हुई, तो बी का जो फर्स्ट चेंज आया है वो अक्टूबर की 31 तारीख को आया है। मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, प्रॉपर 7 मंथ्स के लिए हमने कैपिटल को यूज करा है। 7 मंथ्स के लिए इतनी ही कैपिटल रही है, तो 7। अब हमें टोटल कैपिटल कैसे पता चलेगी? 7 × 5 लाख इज योर 35 lakhs, तो यहाँ पे 35 lakhs लिख देंगे। द नेक्स्ट थिंग इज उसने विड्रॉ करी है 40,000 रुपीज। अब 31 अक्टूबर को 40,000, हाँ 40,000 विड्रॉ करे गए हैं। तो 40,000 विड्रॉ करने का मतलब है कि कैपिटल में से 4.6 लाख बचेंगे, जो कि है 4,60,000। अब ये कितने महीने यूज हुआ? जो नेक्स्ट चेंज आया है वो आया है आपका फेब्रुअरी के एंड में, तो ये 5 महीने यूज हुआ होगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, एक्चुअली ये 4 महीने यूज हुआ होगा। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारा जो ए का आंसर आया होगा वो थोड़ा गलत आया होगा, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। मैं उसको सही कर दूंगा, डेफिनेटली कर दूंगा। तो 4,60,000 इंटू फोर्थ करेंगे तो आंसर आता है 18.4 lakhs। और लास्ट में हमारी जो कैपिटल है उसमें ऐड करा गया है 70,000 रुपीज। वो 28 फरवरी को ऐड करे गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि 70,000 ऐड करने का मतलब है 5,30,000 आपकी कैपिटल हो गई एक महीने के लिए। दैट इज अगेन योर 5.3 lakhs। अगर हम दोनों का टोटल करें, इनका टोटल हमेशा 12 ही आएगा। जो मंथ्स यूज है इनका टोटल हमेशा 12 आएगा। अगर आपका आंसर 12 नहीं आता है तो आप समझ सकते हैं कि आपने यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ कर दिया।
अब हम अगर इनका सम करें तो 35 लैक्स प्लस 18,40,000 प्लस 5,30,000 का आंसर आता है 58,70,000। 58,70,000। अब हम इस 58,70,000 को एवरेज कैपिटल निकालेंगे। तो देखिए, अब अगर हम हमारी एवरेज कैपिटल निकालें तो एवरेज कैपिटल इज 58,70,000 divided by 12 is equals to 4,89,167। 4,89,167, जिसपे अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएं 10% का तो वो आएगा 4,48,916.7, जिसको आप इन शॉर्ट 48,917 भी बोल सकते हो। तो ये आपकी बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रही है। अगर मैं आपको ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताऊं, जो कि हमने पहले वाले मेथड में थोड़ी सी गलत कर दी थी, तो मैं उसका सही आंसर आपको बताता हूं। जो हमारी ए का आंसर आ रहा है उसमें वो आ रहा है 26,897। 26,897 ए का आंसर आ रहा है फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में बी का आंसर ये आ रहा है। अगर आप ए को इस वाले मेथड से करोगे तो आंसर यही आएगा, और अगर आप बी को उस वाले मेथड से करोगे इंडिविजुअल कैलकुलेशन से तो आंसर ये आएगा। आप दोनों मेथड को प्रैक्टिस करने के लिए ए को इस वाले मेथड से कर सकते हो और बी को उस वाले मेथड से अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। दिस इज ऑल फॉर कैलकुलेशन। अब हम बढ़ते हैं जर्नल एंट्री की तरफ।